S. Chan presents educational video lectures as per the new UGC CBCS curriculum. Absolutely free. Difficult science concepts made easy. Study anywhere, anytime. हमारे पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि अगर दो ऑसिलेशंस कोलिनियर हैं और वो आपस में सुपर इम्पोज करें तो ओवरऑल हमें किस तरीके के पैटर्न मिल सकते हैं। तो उसमें कुछ फिनोमिना हमने स्टडी किए। नाउ ये चीज़ कितनी इंटरेस्टिंग हो जाए अगर ये दोनों ऑसिलेशंस जो हैं वो कोलिनियर नहीं बल्कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सचिन कुमार। वेलकम टू एस चांद अकेडमी। तो बेसिकली आज हम पढ़ना चाहते हैं कि सुपरपोजिशन ऑफ टू ऑसिलेशंस जो आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप एस चांद पब्लिशिंग की इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। इस बुक की ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कि अगर मेरे पास दो ऑसिलेशंस हैं एंड दोनों ऑसिलेशंस कोलिनियर नहीं हैं, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो एक इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है एंड सेकंड इस डायरेक्शन में आपका ऑसिलेटर ऑसिलेट कर रहा है। तो अगर वो परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे हैं देन उनके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। अगर आपने लेटेस्ट ट्रेंडिंग वीडियोस कई सारी देखी हो तो उसमें क्या है कि कई आर्टिस्ट इस तरह के फिनोमिना का यूज़ करते हैं कि दो अलग अलग डायरेक्शन में जब आपका ऑसिलेशन का पीरियड अलग अलग है तो वो एक कलर की बकेट को इस तरीके से अपने पेंटिंग पर डाल देते हैं एंड वो अलग अलग पैटर्न बनाता हुआ आपके पास एक पेंटिंग, एक अच्छी सी आपके पास पैटर्न उसके ऊपर आ जाता है। सो लेट्स डिस्कस वो पैटर्न किस तरीके से होते हैं और क्या हम भी इस तरह के पैटर्न बना सकते हैं। तो इस फिनोमिना को हम दो तरीके से समझ सकते हैं कि एक तो होता है कि थोड़ा सा इमेजिन करके कि दो ऑसिलेशन परपेंडिकुलर हैं तो वो किस तरीके का पैटर्न बनाएंगी, और एक है कि हम उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे कि ओवरऑल वो मैथमेटिकली किस तरीके की फॉर्म आपके लेना चाहिए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं एक इमेजिनेशन बेस पे आपको बता रहा हूं कि आपके पास दो परपेंडिकुलर जो हैं आपके पास ऑसिलेशंस हैं। सो टू परपेंडिकुलर जो ऑसिलेशंस हैं आपके पास, उसमें लेट अस कंसीडर ओके दिस इज वन, दिस इज अनदर। तो अलोंग एक्स आपके पास एक ऑसिलेशन है एंड अलोंग वाई आपके पास एक और ऑसिलेशन है। सो अगर मैं कंसीडर करूं ओके अलोंग एक्स, ये मेरे पास एक ऑसिलेटर है जो इस जगह से मीन पोजीशन से अपने एक्सट्रीम तक और फिर वापस जाता है। तो इसको जस्ट मैं कंसीडर कर सकता हूं ओके दिस इज प्लस ए एंड दिस इज माइनस ए। तो प्लस ए से माइनस ए में इस रेंज में मीन पोजीशन से ये ऑसिलेट कर रहा है। नाउ द सेकेंड थिंग अलोंग वाई। तो अलोंग वाई हम कंसीडर कर सकते हैं कि प्लस बी से माइनस बी तक एक आपके पास ये ऑसिलेटर है जो इस मीन पोजीशन से ऑसिलेट कर रहा है। नाउ अगर मैं एक पार्टिकल ले लूं जो कि इस ऑसिलेशन के असर में भी है और इस ऑसिलेशन के असर में भी है, या आप अगर इसे इमेजिन करो सो आप कंसीडर कर सकते हो कि ओके अगर मैंने एक स्प्रिंग से एक मास को अटैच किया है और मैं इसे ऑसिलेट कर रहा हूं तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपके पास ऑसिलेट करेगा। एंड अगर मैं इसके साथ दूसरा एक स्प्रिंग अटैच कर दूं और अगर ये स्प्रिंग ना हो तो इन दैट केस ये आपके पास इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा। बट अगर ये दोनों स्प्रिंग मैं इसके साथ जोड़ दूं तो क्या होगा कि ये इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी ऑसिलेट करेगा एंड इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी ऑसिलेट करेगा। तो तब इसकी मोशन को जो स्टडी करना है वो इम्पोर्टेंट या बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो लेट्स लुक एट कि अगर मैं यहाँ इन ऑसिलेशंस के अकॉर्डिंग अगर मैं दो पार्टिकल्स को मिला दूंगा तो मेरे पास किस तरीके का पैटर्न आएगा। कंसीडर मेरे पास यहाँ पर एक पार्टिकल है एंड एक तरफ ये ऑसिलेटर इसको इधर ले जाना चाहता है
एंड दूसरी तरफ ये ऑसिलेटर इसको इस तरफ ले जाना चाहता है। सो ओवरऑल रिजल्टेंट मेरे पास क्या आएगा कि ये पार्टिकल इधर मूव करेगा, दोनों के रिजल्टेंट, एंड फिर यहाँ से भी ये इधर जाना चाहता है, ये इधर जाना चाहता है। ओवरऑल मोशन रहेगी मेरे पास इसकी रिजल्टेंट, एंड फाइनली ये यहाँ तक पहुँचेगा एंड ये यहाँ तक पहुँचेगा, तो हमारे पास इसकी मोशन रहेगी इसकी रिजल्टेंट यहाँ तक। सिमिलरली अब ये जो है, ये ऑसिलेशन जो है ये वापस आना शुरू करेगी। सो सिमिलरली यहाँ पर भी ये पार्टिकल वापस आना शुरू होगा, एंड उसके बाद इस पोजीशन पर जाकर जब अपोजिट डायरेक्शन में इनकी मोशन शुरू होगी तो यहाँ पर भी उसके रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में मोशन इस पार्टिकल की शुरू होगी। सो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि अगर दो ऑसिलेशन को मैंने मिक्स किया तो मैं इस स्प्रिंग के असर में और इस स्प्रिंग के असर में, दोनों के असर में अगर इस पार्टिकल को मूव करूँगा तो अगर ये दोनों सेम फेज में आपके पास ऑसिलेट कर रहे हैं तो ओवरऑल ये जो आपका पार्टिकल है वो इस लाइन में ऑसिलेट करेगा, क्योंकि ये इसे इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कराना चाह रहा है और ये इसे इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कराना चाह रहा है। दोनों का रिजल्टेंट आपको ये ऑसिलेशन मिलेगा, एंड इसको आप यहाँ पर भी देख सकते हो। सिमिलरली अब ये तो हुआ कि जब दोनों के दोनों फ्रीक्वेंसीज आपकी इन फेज है। अब यहाँ पर अगर मैं दूसरा केस इमेजिन करता हूँ कि अगर ये जो पार्टिकल है ये बीच में नहीं है, ये कहीं और हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पर प्लेस्ड हो सकता है। सो लेट अस ड्रॉ दैट कंडीशन एज वेल। सबसे पहले x और y, दैट सेम यूजुअल कंडीशन, एंड इसमें हम एम्पलीट्यूड को डिसाइड कर देते हैं। सो दिस इज आवर मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड जो रह सकता है, एंड फाइनली हम चलते हैं कि कंसीडर करते हैं अब हमारा पार्टिकल यहाँ पड़ा है, तो x में वो ऑलरेडी मीन पोजीशन से यहाँ पहुँच चुका है। अब आगे की मोशन हम देखते हैं कि क्या बनेगी। अब इस पोजीशन से x जो है वो चाहता है कि ये यहाँ वापस चला जाए, फाइन। और ये जो आपके पास अलोंग y जो मोशन है वो तो अभी मीन पोजीशन पे है, तो वो तो ये चाहता है कि अभी ये इस तरफ मूव करे, ओके। तो ओवरऑल इसकी नेट मोशन किस तरफ होगी, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में। सिमिलरली अब इस पॉइंट पे भी क्या होगा, ये इसको इधर मूव करना चाहता है और ये ऊपर, तो इस तरीके से ये मूव होते होते इस तरीके का आपके पास एक इलिप्स बनाएगा। तो ओवरऑल आपको ये नज़र आएगा कि वो जो दोनों ऑसिलेशन मिक्सड अप हैं वो आपके पास ऐसा ऑसिलेशन प्रोवाइड कर रही हैं। तो जो सर्कल अगर इन दोनों के एम्पलीट्यूड सेम हो, तो अगर वो डिफरेंट हो तो आपके पास इस तरीके का इलिप्स टाइप पैटर्न बनेगा। लेकिन ये तो कुछ केस में हो गया कि अगर मैंने सबसे पहले केस में कंसीडर कर लिया था कि ये पार्टिकल यहाँ 0 पे है, मतलब दोनों जो ऑसिलेशंस हैं उनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। दूसरे में मैंने इमेजिन कर लिया कि ओके λ/4 या π/2 का फेज डिफरेंस है, जिससे वो पार्टिकल इनिशियली यहाँ पर है, तो इसलिए वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हुआ एक सर्कल बन गया। तो ये बात तो हमें समझ आ गई। लेकिन अगर बीच में कोई भी रैंडम फेज डिफरेंस आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमें इसके मैथमेटिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके मैथमेटिक्स को समझने के लिए एज़ यूजुअल जो हमने पहले हमारा एक पैटर्न बनाया था कि हमें बस क्या करना है कि ओवरऑल ऑसिलेशंस का सम कर देना है, तो वो पैटर्न हमें वापस लेकर आना है। तो वो यहाँ पर हम ऑसिलेशंस का सम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अलोंग x और अलोंग y इन ऑसिलेशंस को हम पहले एक्सप्लेन करते हैं मैथमेटिकली। तो आपके पास x जो है, सो दिस क्वांटिटी x, दिस इज इक्वल टू a, जो कि हमने डिसाइड किया था कि ओके प्लस a से माइनस a तक इसका एम्पलीट्यूड जा रहा है। तो a एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा t प्लस फाई। तो यहाँ पर मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ओके दिस इज फाई जो है, इतना फेज डिफरेंस आपके पास है। सेकेंड थिंग हम कंसिडर करते हैं ओके y इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने माना था कि ओके ये प्लस b से माइनस b तक जाता है, तो y इज इक्वल टू b साइन ओमेगा t। तो
y जो है वो 0 ही से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम y को एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे ले रहे हैं कि ओके इसके रिस्पेक्ट में जो भी फेज डिफरेंस होगा वो फाई होगा x के अंदर, फाइन। तो इस तरीके से हम इन दोनों को कंसीडर किया। नाउ अब हमें समहाउ क्या करना है कि जो फाई जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसकी टर्म में हम किसी तरीके से इन दोनों इक्वेशंस को ऐसे कंबाइन कर दें कि हमें फाई की टर्म पुट करते ही इक्वेशन मिल जाए कि ओवरऑल हमारा स्ट्रक्चर जो है वो क्या बनेगा, ठीक है। तो उसको हम इस तरीके से देख पाएँ। सो लेट्स लुक एट, इसको हम थोड़ा सा इन इक्वेशंस को रीअरेंज करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं पहली इक्वेशन को रीअरेंज करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि x बाय a इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। एंड सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास है y बाय b इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो ये मेरे पास दो एक्सप्रेशन बन रहे हैं। अब हमारे पास इन दोनों को किसी तरीके से कंबाइन करना है एंड देन उसे सॉल्व करके फाइनल एक सिंगल इक्वेशन के टर्म में हमें लेके आना है। तो समहाउ इसको हमें इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है कि ओवरऑल इसमें से टाइम का फैक्टर हमारे पास चला जाए और इक्वेशन बेसिकली हमारे पास आ जाए। नाउ अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि साइन ओमेगा टी प्लस फाई ये साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले के तौर पे हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट इट। सो दिस इज x बाय ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये है आपके पास साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो साइन ए, सो ये दिस फर्स्ट पार्ट इज a एंड सेकेंड पार्ट इज b, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन b। तो ये है आपके पास x बाय a। तो ये चीज़ हमें पता है कि y बाय बी इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी जो यहाँ पर है मैं इसे सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ y बाय बी के थ्रू। तो ओवरऑल ये एक्सप्रेशन मेरे पास बन जाएगा x बाय ए इज इक्वल टू y बाय बी कोस फाई प्लस कोस ओमेगा टी। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी स्क्वायर रूट। सो अगर मैं कोस ओमेगा टी को मैं लिखता हूँ तो अगर मैं कोस ओमेगा टी को 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी स्क्वायर रूट लेता हूँ तो देन मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन है दिस विल बिकम लाइक दिस 1 माइनस y बाय बी होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। एंड ये मेरे पास है आपके साइन फाई, इसको मैं एज इट इज़ लिख सकता हूँ ओके दिस इज साइन फाई। तो अब इस टर्म को मुझे सिंप्लीफाई करना है। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ ओके x बाय ए माइनस वाई बाय बी कोस फाई इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई बाय बी स्क्वायर साइन फाई। ये मेरे पास एक्सप्रेशन बनता है। नाउ हम इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स हम कर सकते हैं ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। सो ओवरऑल वी गेट, तो जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा सो दिस विल बिकम x बाय ए होल स्क्वायर प्लस y बाय बी and this cos square phi minus 2xy by ab cos phi is equal to, and this expression we get जब इसको स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर फाई आएगा and this expression as it is 1 minus y by b square। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है। नाउ साइन स्क्वायर फाई को हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन दिस फैक्टर इसको हम यहाँ पर एडिशन में ले आएंगे। अब y बाय बी होल स्क्वायर, एक आपके पास साइन स्क्वायर फैक्टर है, एक यहाँ आपके पास कोस स्क्वायर फैक्टर है। जब इस फैक्टर को मैं यहाँ ले आऊँगा तो ओवरऑल मेरे पास बन जाएगा x बाय ए होल स्क्वायर प्लस y बाय बी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जो कि होता है 1। तो ओवरऑल आपके पास ये बनता है y बाय बी होल स्क्वायर माइनस 2xy ए बी कोस फाई
इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। सो गाइज, ये आपके पास एक सिंप्लीफाइड वर्जन है जिसमें अगर हमें दोनों ऑसिलेशंस के एम्पलीट्यूड पता हो एंड दोनों में फेज डिफरेंस फाई पता हो तो हम ये पता कर सकते हैं कि ओवरऑल वो कौन सा फिगर या कौन सा पैटर्न बनाएगा। अब कई नॉन केसेस में, दो नॉन केसेस हमने इमेजिन करके सॉल्व की कि जिसमें एक में फाई आपका 0 था और एक में ये आपका π/2 था। तो इसी तरीके से हम मैथमेटिकली क्या वही आंसर अटेन कर सकते हैं, ये हम देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome to S. Chand Academy. Myself, Dr. Mamta Sethi, and I'm here to explain you the various concepts related to the states of matter and chemical kinetics. So stay connected, like, subscribe and share, and do not forget to press the bell icon. वेलकम बैक टू एस चांद अकेडमी। ब्रेक पर जाने से पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास दो ऑसिलेशंस हैं और वो दोनों ऑसिलेशन, एक आपकी अलोंग एक्स और एक आपकी अलोंग वाई अगर मूव कर रही है तो इस ऑसिलेशन से किस तरह की स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं। तो हमने पहला पार्ट इमेजिनेशन से और दूसरा मैथमेटिक्स से डिराइव किया था। नाउ अब हमें इसमें देखना है कि मैथमेटिक्स में क्या ये सच में वही केसेस डिराइव आपके कर सकता है जो हमने इमेजिनेशन से या बेसिकली वेक्टर्स को ड्रॉ करके जो स्ट्रक्चर हमने बनाई थी। सो लेट्स कंसीडर कि ये जो हमारे पास फाई है, फर्स्ट केस, अगर मेरे पास ये जो फाई है ये अगर 0 हो तो क्या होगा। तो फाई अगर ये 0 है तो आपको पता है कि ओके कोस फाई, कोस 0 आपके पास 1 के इक्वल होता है एंड साइन 0 जो है वो आपके पास 0 के इक्वल होता है। तो ओवरऑल ये आपके पास क्या बन जाएगा, सो दिस विल बिकम लाइक दिस, x/a² प्लस y/b² माइनस 2xy/ab एंड दिस इज इक्वल टू 0। फाइन। नाउ ये आपके पास फॉर्मूला बन गया a² प्लस b² माइनस 2ab लाइक दिस। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि x/a माइनस y/b होल स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड बस इसको सिंप्लीफाई करके मेरे पास आ जाएगा x/a इज इक्वल टू y/b एंड विच इज इक्वल टू, so y is equal to, so this will become b/ax. So this equation is just like y is equal to mx, m जिसमें आपके पास क्या है, स्लोप की इक्वेशन होती है। तो y is equal to mx, तो ये किस तरीके से बनेगा, so this will become like this कि आपके पास ये x है, ये y है, यहाँ पर आपके पास b जा सकता है एम्पलीट्यूड और यहाँ अलोंग x a जा सकता है एंड दिस क्वांटिटी b/a ये आपके पास इसका स्लोप है। सो दिस ऑसिलेटर विल बी लाइक दिस। सो y इज इक्वल टू b/ax। तो ये आपके पास फॉर्म ओवरऑल बनती है, ये ऑसिलेशन बनता है जो कि हमने इस लेक्चर के बिल्कुल शुरुआत में डिस्कस किया है कि जब दो ऑसिलेटर, उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, पार्टिकल आपका सेंटर से शुरू हो रहा है, तो आपके पास क्या स्ट्रक्चर बनेगी। नाउ द नेक्स्ट केस हम देखते हैं। तो अगर इसके बाद जो फाई है मेरे पास, वो मेरे पास π/2 हो, इट मीन्स कि ये जो पार्टिकल है ये आपका पहले a तक जाएगा, फिर वापस मीन पोजीशन पे आएगा, फिर -a आएगा और फिर 0 पे जाएगा। तो ओवरऑल एक ऑसिलेशन में हम 2π हम कंसिडर कर रहे हैं कि 2π तक जो ऑसिलेशन जाता है, तो अगर उसका 1/4 हिस्सा बढ़ रहा है तो ये क्या है, π/2 आपका फेज डिफरेंस आ रहा है। सो इन केस ऑफ π/2 फेज डिफरेंस आपके पास किस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी। सो लेट्स लुक एट। सो हमारे पास जो इक्वेशन है, सो दैट इज लाइक x/a² y/b² माइनस 2xy/ab cos phi इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। एंड इस केस में हम देख रहे हैं कि सेकंड केस आपके पास फाई की वैल्यू π/2 हो इन केस,
तो तब आपके पास क्या होगा, तो फाई की वैल्यू π/2, तो हमें पता है कि cos π/2 क्या है, ठीक है, तो cos π/2 जो है वो आपके पास 0 होता है, एंड sin π/2 क्या है, sin π/2 आपके पास 1 होता है। सो अगर इस कंडीशन को मैं देखूं तो मेरे पास यही एक्सप्रेशन बनता है x/a² प्लस y/b² माइनस 2 xy/ab। सो cos फाई क्या है, cos फाई मेरे पास 0 है एंड sin फाई मेरे पास 1 है। सो दिस विल ओवरऑल बिकम x/a² प्लस y/b² इज इक्वल टू 1। ये बेसिकली आपके पास एक जनरल इक्वेशन होती है ऑफ एन इलिप्स। तो जैसा कि अगर इसको मैं ड्रॉ करूं तो ये मेरे पास इक्वेशन होनी चाहिए कि दिस अलोंग x अलोंग y, यहाँ पर मेरे पास a एंड यहाँ पर मैं कंसीडर कर रहा हूँ इसको b तक। तो ये मेरे पास एक इलिप्स की स्ट्रक्चर बनाएगा। फाइन। तो इन केस अगर ये दोनों एम्पलीट्यूड a और b आपके सेम हो जाएं, उस केस में ये इलिप्स जो है ये आपका सर्कल बन जाएगा। फाइन। तो हमने क्या किया था, हमने जस्ट जो सेकंड केस हमने वेक्टर्स ड्रॉ करके जो हमने ड्रॉ किया था वो क्या था, वो इसी तरीके का था कि हमने π/2 का अगर फेज डिफरेंस उसमें कंसीडर किया, देन आपके पास इस तरह की स्ट्रक्चर आ रही थी कि ये पार्टिकल यहाँ पर है और ये एक सर्कुलर पाथ आपका बनाएगा। फाइन। सो इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट कंसीडर करना चाहूँ केस, तो उसमें क्या होगा कि एक पार्टिकल जो एक तरफ अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे गया है, हमने 0 कंसीडर कर लिया, एक्सट्रीम पोजीशन कंसीडर कर ली, अगर वो वापस आ जाएगा तो वो ओवरऑल आपके पास पाई के डिफरेंस पे आ जाएगा। फाइन। तो अगर फाई जो है आपका केस 3, अगर आपके पास फाई जो है ये आपके पास पाई के इक्वल हो, इन दैट केस आपको पता है आपका जो कोस पाई होता है, कोस पाई आपका -1 होता है एंड साइन पाई जो होता है वो आपका 0 होता है। तो आपके पास जो ओवरऑल एक्सप्रेशन इस केस में बनेगा, सो दैट विल बी लाइक, ये जो -1 है ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बिकम योर फॉर्मूला लाइक a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसको हम फिर लिख पाएंगे कि x/a² माइनस y प्लस y/b² प्लस 2xy/ab इक्वल टू 0, जिसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, x/a प्लस y/b² इज इक्वल टू 0, जो कि हमें इस तरीके का फॉर्म देगा कि मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस b/ax। तो इसको सॉल्व करने से मेरे पास आया y इज इक्वल टू माइनस b/ax। तो अब इसका क्या मतलब कि y इज इक्वल टू mx की तरह के ये फॉर्म है, लेकिन वो mx के वो जो आपका स्लोप है वो क्या है, वो नेगेटिव है। तो पहले हमारे पास अगर पार्टिकल यहाँ है तो उसको आप इनिशियली वेक्टर सम से तो सोच सकते हो कि x के अलोंग अब एक वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, y जो है वो चाहता है इसे ऊपर भेजना, तो ओवरऑल ये आपका वेक्टर इस डायरेक्शन में बनेगा। डिपेंडिंग ऑन देयर एम्पलीट्यूड्स इसका स्लोप डिसाइड होगा, जो कि यहाँ पर -b/a बन रहा है। तो ये हमने केस डिस्कस किए। तो इसी तरीके से आप उसके बाद के फर्दर 2π कंसीडर कर सकते हैं। 2π में ये पार्टिकल यहीं वापस आ जाएगा और वो इनिशियली 0 वाला फेज ही आपके पास बन जाएगा, लाइन वाला, या उसके अलावा बाकी भी इंटरमीडिएट फेजेस आप ले सकते हैं कि जैसे हमने 0 के बाद π/2 कंसिडर किया, आप π/4 को भी इमेजिन कर सकते हैं, तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और उसी तरह के आपके पास इलिप्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड इस तरह के आपको इलिप्स उसके लिए मिलेंगे, तो वो आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, और वो ये कि ये तो हमने कंसीडर किया कि दोनों जो आपके पास ऑसिलेशंस हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो सेम है, लेकिन क्या हो कि अगर
मतलब जैसे कि हमने पिछले में भी पढ़ा है कि जैसे बीट का फिनोमिना होता है, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस हो तो तब तो इसकी ट्रेजेक्ट्री हमारे समझ के थोड़ा सा बाहर हो जाएगी, उसको सॉल्व करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमने एक केस लिया कि दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी सेम है। अदरवाइज हम एक और केस भी ले सकते हैं कि अगर एक की जो फ्रीक्वेंसी है उससे दूसरे की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली डबल है तो क्या होगा। तो लेट्स कंसिडर दैट केस एज वेल कि आपके पास एक जो ओसिलेशन है, तो यहाँ पर मैं दोनों एग्जाम्पल ड्रॉ करता हूँ जिसको मैं आपको पिक्चराइज करना आपको इजी हो जाएगा कि अगर जो आपके पास ओसिलेशन है, ठीक है, अलोंग x और अलोंग y, तो मैंने बताया कि इधर आप अलोंग x जा रहे हैं और इधर आप अलोंग y जा रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट आपके पास इस तरीके से बन रहा है। नाउ हम कंसीडर करते हैं कि जो आपकी अलोंग x जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी डबल है, मतलब जब तक ये एक ओसिलेशन कंप्लीट करेगा तब तक आपका जो x है वो 2 ओसिलेशंस कंप्लीट कर लेगा। फाइन। तो उसको अगर उस स्ट्रक्चर को मैं बनाना चाहूँ तो वो स्ट्रक्चर मेरे पास क्या होगा कि इसके इफेक्ट से अगर मैं देखूंगा तो वो मेरे पास इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी। तो जब y एक ओसिलेशन कंप्लीट करेगा तब तक x 2 ओसिलेशन कंप्लीट कर लेगा। सो इन दैट केस आपके पास इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। अब इसमें आपके पास क्या है कि जब तक एक y की ओसिलेशन जा रही है तब तक x अपनी 2 ओसिलेशन पूरी कर लेगा। अब इसमें इसको इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम एक काम करते हैं, हम इसमें एक फेज का डिफरेंस डाल देते हैं। वो क्या डिफरेंस हम डालते हैं कि हम कंसिडर करते हैं कि इन द सेकंड केस जो हमारे पास हमने जो π/2 का फेज डिफरेंस डाला था, तो उसके बाद हमारे पास एक यहाँ पे सर्कल बन गया था। तो जब तक वो एक ओसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, x जो है वो डबल ओसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, तो इसकी वजह से जो यहाँ स्ट्रक्चर बनेगी वो इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। सो उसकी एक ओसिलेशन के साथ x ने डबल ओसिलेशन आपकी कंप्लीट कर ली है। तो अगर मुझे बेसिकली किसी भी स्ट्रक्चर को देखना हो तो इसे हम लेसाजियस फिगर कहते हैं। तो लेसाजियस फिगर में अगर मुझे किसी भी फिगर को देखना हो, अब ये तो मैंने कुछ पेट केसेस ले लिए कि जैसे कि आपके पास ये π/2 में 1:1 फ्रीक्वेंसी है, ये 1:2 की फ्रीक्वेंसी है, तो उस टाइम पे आपकी ऐसी स्ट्रक्चर बन रही है। बट अगर मुझे किसी स्ट्रक्चर को देख के बताना हो कि इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी है, क्या फ्रीक्वेंसी इसमें यूज़ हुई है, तो वो मैं कैसे बता सकता हूँ। और ये जो पॉइंट है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। सो अगर मैं यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ तो आपको क्या करना है कि ये आपकी x एक्सिस है। x एक्सिस में आप x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो, एक ऐसी लाइन जहाँ पर जो आपकी ट्रेजेक्ट्री है, जो आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको मैक्सिमम कहाँ पर काटा जा सकता है, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे काटा जा सकता है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूंगा ओरिजिन पे, तो यहाँ पर मुझे इस लाइन से x एक्सिस के पैरेलल एक ही पॉइंट कट करता हुआ मिलेगा, लेकिन यहाँ मुझे 2 पॉइंट कट करते हुए मिल रहे हैं। तो इसलिए आप चूज़ करोगे इस लाइन को x एक्सिस के पैरेलल। सिमिलरली आप y एक्सिस के पैरेलल जो है वो भी आप चूज़ कीजिए पॉइंट्स को, कि मतलब एक लाइन चूज़ किया जहाँ पर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कट्स इस लाइन से ट्रेजेक्ट्री के मिलते हों। तो आपको पता चलेगा कि ओके, आप देखोगे दिस 1, 2, 3 एंड 4, तो ये 4 कट आपको y एक्सिस के पैरेलल मिल रहे हैं। नाउ बेसिकली द रिलेशन इज कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ओके nx डिवाइड बाय ny, तो nx क्या है कि नंबर ऑफ कट्स जो x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाने पे आ रहे हैं, और ny नंबर ऑफ कट्स जो y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाने पे आ रहे हैं, इज इक्वल टू जो आपकी फ्रीक्वेंसी का रेशो है fy बाय fx। तो फ्रीक्वेंसी जो है y की डिवाइड बाय x की फ्रीक्वेंसी। तो अगर इस स्ट्रक्चर में मैं देख रहा हूँ तो नंबर ऑफ कट्स x के केस में x के पैरेलल में 2 हैं और y के पैरेलल में 4 हैं।
सो दिस इज इक्वल टू, जैसे कि हमने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्कस की है कि y के रिस्पेक्ट में x की फ्रीक्वेंसी हमने डबल कंसीडर की है, तो ये आपके पास रिलेशन इस तरीके से आ जाता है। तो कोई भी अगर आपके पास लेसैजियस फिगर हो, तो ये तो हमने एक स्पेशल केस लिया जिसमें π/2 लिया, अब उसमें π/4 हो या और भी फर्दर कोई भी कॉम्प्लेक्स तरह की स्ट्रक्चर बनाई हुई हो, तो उन सब केसेस के लिए अगर आपको देखना हो तो उस केस में आपके पास क्या आएगा, इस तरीके के इस रिलेशन से आप इस तरीके से उसे ड्रॉ करके उसकी फ्रीक्वेंसी का रेशो जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसमें ओवरऑल हमने लेसैजियस फिगर्स जो कि कॉमनली नोन है इस नेम से, इसके अलावा अगर ये रेशो 1:3 हो, 2:3 हो, 4:5 हो, तो किसी भी रेशो में अगर ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये हों, उनके लिए अलग अलग लेसैजियस फिगर्स जो हैं वो बनाई जा सकती है और इस रिलेशन से उनके बीच का रिलेशन जो है वो आपका फाइंड आउट किया जा सकता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप एस चांद पब्लिशिंग की इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। इस बुक की ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरीके के और लेक्चर्स पढ़ने के लिए, अच्छे से स्टडी करने के लिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड हमसे कनेक्ट रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच। All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.